वेलकम टू शुक्लाइडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्लाइडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 के बारे में, और पेपर होगा आपका हिंदी लिटरेचर का अर्थात हिंदी साहित्य का। ओके, पेपर 3 के अंतर्गत आप बात किस पर करते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी पर। ओके, अब यह प्रयोजन मूलक हिंदी अगर आपके सेकेंड ईयर में किसी यूनिवर्सिटी के शामिल है तो उसके लिए भी यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ किसी भी यूनिवर्सिटी का छात्र एवं छात्रा हो तो इस पेपर में पूछे गए प्रश्न आपको ध्यान में रखने होंगे और उन प्रश्नों को आपको एक बार तैयार कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम जो होता है पेपर में आपका 3 आवर्स का होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में टाइम मैनेजमेंट की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से हो सकती है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं, ये फिक्स होता है। ओके, नोट यहाँ पे पहला लिखा होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। अर्थात जो पेपर होगा आपका कुछ खंडों में बटा हुआ होगा। आपका 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से जो पूछे जाते हैं प्रश्न आपसे, खंड आ से मित्रों अति लघुत्तरीय, खंड बा से लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की परंपरा है पूछे जाने की। तो इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो खंड आ से क्या? अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और एक प्रश्न के कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। इस प्रकार से 20 नंबर आपको मिलते हैं। इसी प्रकार जब आप लघु उत्तरीय में जाते हैं खंड बा में, तो खंड बा से लगभग आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। उनमें से केवल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न अथवा करके दिया होता है। एक प्रश्न उसमें से करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलता है एक प्रश्न करने का। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। इसी प्रकार से मैं बताऊं, इसी प्रकार से और भी चीज़ों को बताना चाहूँ तो इसी प्रकार से और भी चीज़ों को हम बता सकते हैं। जैसे कि जैसे कि मैं और बताना चाहूँ, खंडसा आता है। खंडसा में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा आता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 होती है। उनमें से केवल 2 प्रश्नों को करना होता है। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है 15 नंबर का होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर प्रयोजन मूलक हिंदी आप में शामिल है तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाले हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों के लिए। अब फटाफट से आप लोग देखते हैं यहाँ पर। और जो नए विद्यार्थी हमारे साथ या फिर जुड़ चुके हैं सभी लोग, जो मतलब ऐसे लाइव तो क्लास चल नहीं रही है। अब लाइव क्लास जो है एक्चुअली में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकली, इसलिए लाइव क्लास हो नहीं पाई। और तो इसीलिए आज मैं जो है इसको अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को बना करके, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, यहाँ पर लिखा क्या है? संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण की परिभाषा दीजिए, फिर संक्षेपण का अर्थ बताइए। लिखा है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि संक्षेपण से क्या तात्पर्य होता है। तो संक्षेपण मतलब क्या होता है? संक्षेपण जानते हैं आप लोग? संक्षेपण जो होता है, इसके 4 रूप से, मुख्य रूप से 4 विशेषताएं होती है संक्षेपण की। एक तो मूल का सार होता है, क्रमबद्धता होती है, संक्षिप्तता होती है, अस्पष्टता होती है। अर्थात जो बातें कही जानी होती हैं वो उसका जो है मुख्य मुख्य बात, तो जैसे कि कोई लंबी बात कही जानी है, उस लंबी बात को बहुत छोटे से शब्दों में, अर्थात उसका सार क्या है, उसका मूल क्या है, उसी को बता दिया जाता है। दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें क्रमबद्धता होती है कि इसके बाद क्या बतानी है, वो इस प्रकार से ओके क्रम से बातें होती हैं। ओके, उसके बाद में संक्षिप्तता मतलब कम चीज़ें, जैसे बहुत बड़ी विषय वस्तु को हम कम शब्दों में बयां करते हैं। इसी प्रकार से अस्पष्टता होती है इसमें, और सारी बातें समझ में आ जाती है। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी ने कहा है संक्षेपण की परिभाषा देते हुए कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिए गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्वों अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यह कम से कम शब्दों में, अर्थात जो बड़ी विषय वस्तु है उसको बहुत कम शब्दों में बयां कर देना, वही क्या होता है? संक्षेपण, अर्थात संक्षिप्त रूप में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसको संक्षिप्त रूप में लिखे। संक्षिप्त मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। संक्षिप्त मतलब होता है कम शब्दों में किसी चीज को लिखना, वही होता है संक्षेपण। समझ में आ गया संक्षेपण क्या होता है? अर्थात बड़ी विषय वस्तु को छोटे विषय वस्तु में कन्वर्ट करना संक्षेपण होता है। बात पूरी कही जाए लेकिन कम शब्दों में कही जाए। ओके, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लेते हैं, कहना है हमको कि रावण जो था बड़ा अत्याचारी, दुराचारी एवं पापी जो है राक्षस था। अब इतना कहना है। अगर हम इसको एक शब्दों में कहना चाहें तो एक शब्दों में आप कह सकते हैं कि रावण जो था वो अत्याचारी था। बस हो गया, इसी में आ गया दुराचारी राक्षस। अब भाई अत्याचारी जो होगा वो राक्षस ही होगा। इसी प्रकार से जो अत्याचारी होगा अन्यायी होगा, क्रूर होगा। तो ये सारी चीजें हैं ना। तो उसको कहने से अच्छा है कि आप एक ही शब्द में सारी बातों को बयां कर दे। अर्थात टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, अर्थात एक पत्थर से दो शिकार, या एक जो है एक पंथ दो काज, किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अर्थात बहुत सारे चीजों की बात कह दी जाए कम शब्दों में। आगे देखते हैं, कार्यालयी पत्र को स्पष्ट कीजिए।
ध्यान रखेंगे कार्यालयी पत्र को ही हम सरकारी पत्र के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कार्यालयी पत्र क्या होता है, अर्थात सरकारी पत्र क्या होता है, चाहे सरकारी पत्र पूछा जाए चाहे कार्यालयी पत्र पूछा जाए। तो यह प्रश्न जो है ये 2020 का पेपर है, ये बात ध्यान रखेंगे। 2020 के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बने हैं और 2021 के प्रश्न में आपको सामाजिक पत्र से संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे सामाजिक पत्र। तो सामाजिक पत्र क्या होता है, गैर सरकारी पत्र व्यवहार को सामाजिक पत्राचार कहते हैं, इसी में सामाजिक व्यवहार आता है आपका। ठीक, इसमें मतलब इसमें वे पत्र आते हैं जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाते हैं, जैसे कि आजकल जो व्यवहार, जैसे कि मैं बताऊं पत्रों को, जैसे कि अगर आपको किसी अपने संबंधी को, सगे संबंधी को पत्र लिखना है तो उस प्रकार का पत्र सामाजिक पत्र होता है। बधाई पत्र लिखना हुआ या फिर कार्ड वगैरह भिजवाते नहीं, वो सब क्या होता है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। शोक पत्र हुआ, शादी कार्ड हुआ, परिचय पत्र हुआ, अपना निमंत्रण पत्र हुआ, इसी प्रकार से और सारे पत्र हैं। तो ये सब पत्र क्या होते हैं, सामाजिक पत्र होते हैं। तो अगली बार 2021 के लिए सामाजिक पत्र से प्रश्न पूछा जाएगा। अब जो है सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र होता है जो राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। या सरकार कार्य संचालन की सुविधा के लिए क्या करती है, अनेक कार्यालय खोलती है। उन्हीं कार्यालयों को एक दूसरे मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के कार्यालय होते हैं, तो एक दूसरे कार्यालय से एक दूसरे कार्यालय तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है, तो पत्राचार के माध्यम से ये सारी चीज़ें होती है कि हाँ यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोगों की और आवश्यकता है। इसी प्रकार से पत्राचार भेजे जाते हैं, यानी पत्र भेजे जाते हैं। एक कार्यालय या एक विभाग से दूसरे कार्यालय या दूसरे विभाग में भेजे गए पत्र को या लिखे गए पत्र को शासकीय या सरकारी पत्र या फिर कार्यालयी पत्र के नाम से जानते हैं। ओके, क्योंकि एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को लिखा जा रहा है, इसलिए इसको कार्यालयी पत्र बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार से बहुत सारे पत्र हैं। जब किसी दिन हम पत्र के बारे में चर्चा करेंगे तो कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र तो एक ही होती है। वैसे और भी पत्र आप देखेंगे, सामाजिक पत्र हो गया, व्यवहारिक पत्र हो गया, उसके अंदर वैज्ञानिक पत्र हो गया, तमाम सारे प्रकार के पत्र होते हैं। इन सभी पत्रों को हम देखेंगे। अगला है आपका पीत पत्रकारिता का, पत्रकारिता का क्या आशय होता है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। पीत पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जैसे कि आजकल न्यूज़ में आप देखते हैं लिखता है ऐसे आग वाग बन करके आती है, लिख जाता तुरंत कि ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे ये होगा, मतलब एक एक प्रकार से चौंकाने वाली खबर, जो है सनसनी फैलाने वाली खबर। अर्थात जैसे अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में जो है तबाही आई। अब यह क्या है, यह पीत पत्रिका मतलब इसमें अगर लिखा जाएगा मतलब पत्रों में या फिर समाचार पत्रों में अगर कोई बातें लिखी जाएगी उत्तराखंड के बारे में, तो वो चीज़ें क्या होगी, सनसनी फैलाने वाली होगी। मतलब अर्थात एक बैग, जैसे कि कोई चीज़ हो जाए, कोई हादसा हो जाए और उसको एक बड़े ढंग से, बड़े ही सुरम्य तरीके से, बहुत ही अच्छे शब्दों में लिख करके उसको बता दिया जाए, तो वही क्या होता है, पीत पत्रकारिता होती है। और यह जो होते हैं मतलब एकदम से समाज में सनसनी फैला देती है। समझ में आई बात। तो पीत पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जो एक प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है वही पीत पत्रकारिता होती है, और जो समाज में एक प्रकार से सनसनी फैला देती है, जो अचानक से एक प्रकार से होती है, उसी को हम पीत पत्रकारिता कहते हैं। अब 50 शब्द में आपको लिखना है, 50 शब्द में मुझे नहीं लगता कितने सारे शब्द आपके 50 शब्द में हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण जो तत्कालीन मुद्दा हो ना, जैसे कि जो तत्कालीन मुद्दा, जैसे कि इस समय अगर आपका पेपर है तो इस समय जो है उत्तराखंड का उदाहरण दे दे, या फिर जिस समय आप पेपर दे रहे हो उस समय जो मुद्दा हाल ही फिलहाल में चल रहा होता है सनसनी फैलाने वाला, उसको जैसे कहीं पे हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो ये भी दंगा फैला रहा है, तो ये भी आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी जो है सनसनी फैलाने वाली खबर हो उस समय चल रही हो उसको आप कर दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया था कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, दूरदर्शन की स्थापना आपकी हुई थी भारत की मैं बात करूं तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी दूरदर्शन की स्थापना। ध्यान रखेंगे, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी में भारत में हुई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पूरे संसार की बात, तो विश्व में दूरदर्शन जो है 1920 ईस्वी के आसपास जो है यूएसए अर्थात अमेरिका में दूरदर्शन का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो वहाँ पे यंत्र उपलब्ध थे या अर्थात जो मशीनें थी उनसे साफ तस्वीर नहीं आ रही थी। अगले 5 वर्षों में पिक्चर ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा, टीवी सेट्स, इन सभी का और ज़्यादा विकास हुआ। मतलब लेकिन 1930 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, 1930 ईस्वी के आसपास एक जो है संस्था बनी जिसको एनबीसी बोला जाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का जो है गठन होता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, एक टीवी स्टेशन भी घोषित किया जाता है। साथ ही साथ इसी समय बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन होता है उसकी भी स्थापना लंदन में कर दी जाती है।
और लंदन में टीवी स्टेशन भी स्थापित कर दिया जाता है। ओके, ध्यान रखें लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड में लंदन। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में। तो अमेरिका और लंदन यानी यूरोप की कंट्रियों में 1920 से 1930 के आसपास ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हुई सारी चीज़ें। और जब प्रभावित हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो उसमें कुछ जो है जनधन की हानि हुई। इसके कारण से क्या हुआ, इसका चलन रुक गया। बाद में 1948 ईस्वी में, जब 1945 ईस्वी के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 1948 ईस्वी में यूएसए में 25 शहरों में लगभग 48 टीवी स्टेशन बना दिए गए और लगभग 2 मिलियन टीवी सेट्स हो गए हैं। 10 वर्ष के बाद में फिर 512 स्टेशन और 5 करोड़ टीवी सेट बाद में हो गए। इसी प्रकार से कनाडा, जापान तथा अन्य जो यूरोपीय देश हैं वहां पर इस क्षेत्र में प्रगति हुई है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर सारी चीजें हो गई हैं। ओके, ध्यान रखेंगे 1962 ईस्वी में अर्ली बर्ड नामक सैटेलाइट यानी दूर संवेदी उपग्रह ने दूरदर्शन प्रसारण में बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी। 1965 ईस्वी में ये इंटेलसेट नामक एक बहुत बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय संचार पद्धति का आविष्कार हुआ। इसी प्रकार से और 1971, 1970 इन सब में आविष्कार होते गए। अब अपने भारत की बात करूं तो भारत में आपका 15 सितंबर 1959 ईस्वी में दूरदर्शन का जो है शुरुआत हो जाती है और यहीं से जो है इस पर विचार विमर्श चलने लगता है और इसी प्रकार से सारी चीज़ें होती रहती है और भारत में इस प्रकार से विकास हो जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो अब जो है आप दूरदर्शन आप बता सकते हैं कितनी चीज़ें सारी चीज़ें दूरदर्शन के माध्यम से। तो अब इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे अगर लघु उत्तरीय में पूछ लेता तो जितनी बातें हमने बता दी आपको, अगर इतनी बातें आप लिख देते तो लघु उत्तरीय का प्रश्न आपका हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और थोड़े प्रश्नों को देख लेते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है आपका इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट का क्या परिचय होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट किसे कहते हैं आप, इंटरनेट जानते हैं किसको कहते हैं, बताइए फटाफट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट आप लोगों सभी को पता होगा इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है बताइए, इंटरनेट बता दें क्या होता है। इंटरनेट विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क होता है। नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्या होता है, संजाल होता है, अर्थात एक ही प्रकार की तमाम सारी वस्तुओं का एक जाल बिछा होता है, उसी को क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अर्थात नेटवर्क समझते कहते हैं कि हमारा नेटवर्क वहां तक फैला है। इससे आप लोग कहते नहीं कि हमारा नेटवर्क बहुत दूर दूर तक है, अर्थात हमारा संबंध बहुत दूर दूर तक दूर दूर तक। अर्थात जो नेटवर्क होता है इसका मतलब होता है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का दूर दूर तक जाल बिछा होना। अर्थात इंटरनेट जो है एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क है, कंप्यूटर का। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं का संजाल बना होता है। संजाल का मतलब क्या होता है, संजाल का मतलब होता है कि एक ही प्रकार की दो या दो से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में आना, यही होता है संजाल। इंटरनेट जो होता है एक प्रकार से बहुत बड़ा क्या होता है, पीयर टू नियर अर्थात एक समान नेटवर्क होता है। इससे जुड़ करके कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से क्या करता है, सूचनाओं को एक दूसरे के पास भेज सकता है, मतलब आदान प्रदान कर सकता है। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से सारे जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट एक टीवी रिलेशन मतलब रिले स्टेशन की तरह कार्य करता है, एक टीवी रिले स्टेशन की तरह कार्य करता है। कौन, इंटरनेट। इस प्रकार से आज देखते हैं इंटरनेट का जमाना हो चुका है, हर एक क्षेत्र में इंटरनेट आ सकता है। आप हमको देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। दूर संचार, दूरदर्शन की व्यवस्था सब इंटरनेट के माध्यम से ही हो सकी है। साथ ही साथ कोई भी अब आज के भौतिकवादी समाज में इंटरनेट जो है बहुत बड़ी ज़रूरत है, जैसे पानी की ज़रूरत है उसी प्रकार से इंटरनेट की ज़रूरत है, या आप कोटेशन दे सकते हैं। ओके, कि जिस प्रकार से मनुष्य को पानी की ज़रूरत है ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट की ज़रूरत भौतिकवादी समाज में आज की हो गई है। आगे देखते हैं राजभाषा क्या होती है। राजभाषा कौन नहीं जानता, जो राज्य के कार्यकारी संबंधों में प्रयुक्त होने वाली, अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य को जिस भाषा में पत्र वगैरह लिख करके भेजता है, अर्थात एक सरकारी कार्यालय दूसरे सरकारी कार्यालय में जिस भाषा में पत्र लिख करके भेजता है वह सब कार्यालयी भाषा या राजभाषा की श्रेणी में आती है। ओके, ध्यान रखेंगे राजभाषा किसी देश की भी भाषा हो सकती है और किसी राज्य की भाषा भी हो सकती है। जैसे हिंदी अपनी क्या है, हिंदी तो अपनी क्या है, राज्य भाषा है। इसमें कहा गया अनुच्छेद 343 ईस्वी में बात का जिक्र किया गया है। 343 से 351 अनुच्छेद में मतलब संविधान, भारतीय संविधान में जो है भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें जो भारत की राजभाषा है उसको हिंदी को स्वीकार किया गया है। देवनागरी लिपि है, भारत की राजभाषा कौन है, हिंदी है। ध्यान रखेंगे भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, मतलब राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राज्य भाषा हिंदी है। ध्यान रखेंगे, अर्थात जो कार्यकारिणी भाषा है वह हिंदी के रूप में आती है। राज्य भाषा मतलब राज्य के जो कार्यकाल हो रहे हों हिंदी में हो रहे हों, अर्थात राज्य का कोई व्यक्ति पत्र लिखता है तो हिंदी में लिखता है, अंग्रेजी भी में भी कहीं कहीं पे लिखते हैं तो, लेकिन हिंदी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब लोग हिंदी को बढ़ावा देने लगे हैं। आगे देखते हैं, अगला है पल्लवन का मतलब क्या होता है। पल्लवन क्या होता है, फटाफट से आप लोग देखते हैं पल्लवन क्या होता है। पल्लवन का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट, क्या होता है पल्लवन का मतलब।
पल्लवन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से तथ्य होता है, जो कि 2020 में तो पूछा गया है और 2021 में भी पूछा जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, आप टिप्पणी पर ध्यान रखेंगे। पल्लवन 2020 में हो गया, हो सकता है पल्लवन को अब लघुत्तरीय में अगली बार पूछ ले और अपने जो है इसमें जो है अति लघुत्तरीय में आपसे पूछ सकता है। जो है पल्लवन की विशेषताएं हो सकता है पूछ सकता है, या फिर पल्लवन जो है टिप्पणी और टिप्पण में अंतर पूछ सकता है। टिप्पणी क्या होती है इसको पूछ सकता है। ओके, तो पल्लवन की मैं बता दूं आपको, पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना, अर्थात संक्षेपण एक आपने पढ़ा तो संक्षेपण भी पूछा गया था और पल्लवन भी पूछा गया था इसमें। ठीक, ध्यान रखेंगे। पल्लवन संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब होता है बड़ी विषय वस्तु को छोटा बना देना, लेकिन पल्लवन मतलब होता है छोटी विषय वस्तु को बड़ा बनाना, अर्थात विस्तार से लिखना, अर्थात व्याख्या वगैरह लिखना। अर्थात जैसे बिहारी का एक दोहा मैं बता दूं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात ओ भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। तो इसको अगर व्याख्या रूप में हम प्रस्तुत करते हैं तो एक प्रकार से बिहारी के इस दोहे की व्याख्या हम करते हैं तो ये क्या होगा, पल्लवन कर रहे हैं, मतलब उसका विस्तार से हम लिख रहे हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने जो है कहा पल्लवन की परिभाषा देते हुए कि सूत्र रूप से या संक्षेप में व्यक्त भाव या विचार के विस्तार को ही क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। और इसी बात, और एक व्यक्ति और आते हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया और सुमन सिंह। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया और सुमन सिंह जी ने भी इस पर जो है अपना विचार व्यक्त किया है, दोनों लोगों ने, और कहा कि किसी सूक्ति या भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य, लोकोक्ति, कथन या फिर कोई जो है जैसे कि रीतिकालीन या फिर छायावाद कालीन के जो कुछ पंक्तियां होती हैं उनकी व्याख्या को अगर हम करने चाहें, उनकी विविध भावों को विस्तार से अगर देखना चाहें तो उसी को विस्तारण या भाव विस्तारण कहते हैं। तो एक प्रकार से पल्लवन को अगर कभी कभी ना पूछे तो यहाँ पे विस्तारण या भाव विस्तारण आपसे भी पूछ सकता है कि विस्तारण क्या होता है और या फिर भाव विस्तार क्या होता है। तो आपसे भाव विस्तार या विस्तार नहीं पूछेगा क्योंकि आप उसको समझ जाएंगे उसके शब्दों से, लेकिन पल्लवन जो होता है आप नहीं समझ पाते। तो पल्लवन का मतलब होता है विस्तृत किसी चीज को बताना। ओके, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो फटाफट से आप लोग हमको बता सकते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आज जो है थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने फिर आप लोगों के सामने नहीं सोचा कि वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा दें। ओके, पल्लवन की विशेषताएं भी तमाम सारी होती हैं, जैसे कि पल्लवन जो होती है गद्यात्मक रचना होती है, एक सृजनात्मक रचना होती है अर्थात समझने वाली रचना होती है, सभी लोगों को समझ में आ जाती है, मौखिकता होती है इसमें, केंद्रोन्मुखता होती है, कल्पनाशीलता तो बहुत ज़्यादा भरी होती है, शैलीगत प्रवाहमयता होती है, अर्थात ऐसी शैली का प्रयोग किया जाता है जिससे लोगों को पढ़ने में मजा आए और लोग एक लाइन पढ़े तो दूसरी लाइन को पढ़ने में उनको मजा आए, अर्थात दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर हो जाएं, मतलब फ्लो बना रहे, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पढ़ने के लिए मजबूर कर दे आपको। आगे देखते हैं पत्राचार्य का क्या आशय है। तो पल्लवन समझ में आई क्या होती, पल्लवन क्या होता है, पल्लवन क्या होता समझ में आई आपको? ठीक है, ध्यान रखेंगे। पल्लवन क्या होता समझ में आ गए ना? अब क्या पूछा गया यहाँ पर पूछा गया पत्राचार्य को स्पष्ट कीजिए। पत्राचार्य क्या होता है? पत्राचार्य को आपको बताना है पत्राचार्य क्या होता है, पत्राचार्य या फिर पत्राचार्य का आशय या उद्देश्य क्या होता है। तो पत्राचार्य का, पत्रकारिता या पत्राचार्य एक ही चीज़ें होती है। और पत्रकारिता जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, पत्रकारिता जो होती है आप इसको बहुत प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पत्रकारिता से हो सकता है आपसे दूसरे प्रकार का पत्रकारिता के महत्व को पूछ ले। पत्रकारिता से आशय तो पूछ ही लिया गया, तो अगली बार पत्रकारिता का क्या पूछ सकता है आपसे, पत्रकारिता का मतलब पूछ सकता है, मतलब कि पत्रकारिता का उद्देश्य या महत्व क्या होता है। देखिए, पत्रकारिता जो होती है मित्रों मूलतः समाचारों का एक प्रकार से संप्रेषण, अर्थात समाचारों को पहुंचाना हमारे तक क्या होती है, पत्रकारिता होती है। अर्थात जब संप्रेषण मतलब समझते हैं, कभी कभी कार्ड वगैरह में देखते हैं प्रेषण लिखा होता है कि प्रेषक, तो प्रेषक वही होता है यानी भेजने वाला, अर्थात जो समाचार होते हैं, समाचार से सूचनाओं को या जो पत्राचार होता है इसके माध्यम से सूचनाएं हम तक भेजी जाती हैं। ठीक, तो वही होता है पत्राचारिता जो होती है मूलतः समाचारों का क्या होता है, संप्रेषण होता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अंग्रेजी से जो है जर्नल शब्द की उत्पत्ति हुई, जर्नल से क्या बना है, जर्नलिज्म बना है, और जर्नलिज्म से ही जो है वो उत्पत्ति हुई किसकी, पत्रकारिता की, अर्थात दैनिक पंजिका की अथवा डायरी की। इसे यूं ही कहा जा सकता है कि ऐसी पुस्तिका जिसमें क्या किया जाए, ऐसी पुस्तिका जिसमें प्रत्येक दिन का लेन देन या कारोबार होता है, इसी को जर्नल या फिर जर्नलिज्म के नाम से पहले जाना जाता था। लेकिन आज के समाज में जो है इसका थोड़ा जो है अर्थ बदला है, और आज के अर्थ में जो है एक प्रकार से समाचारों को, एक प्रकार से न्यूज को आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम पत्रकारिता में कहते हैं। और ये जो है प्रकाशित होता है और उसके बाद में मैगजीन वगैरह के माध्यम से भी आता है, टीवी वगैरह के माध्यम से आप समाचार पत्रों को देखते हैं, साथ ही साथ दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सब पत्र आते हैं, आप चाहे समोसे की दुकान पर बैठते मिलता है।
ठीक है। इस प्रकार से पत्रकारिता जो होती है दैनिक घटना, बात, कोई तथ्य हो गया, कोई प्रक्रिया है, स्थिति है, परिस्थिति क्या है, क्या चीज़ें समाज में चल रही है, उन सभी चीज़ों के संबंध में जानकारी जो है लिख करके प्रस्तुत करती है, या फिर चित्रों के माध्यम से आपको टीवी और रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाती है, अर्थात संप्रेषित करती है। इतनी बात समझ में आई? तो अर्थात यह क्या है, यह एक प्रकार से क्रियात्मक कला है जो तक हम मतलब हमारे तक पहुंचाने की एक कला, यानी अर्थात जो है जो जानकारी होती है वह जानकारी लेखन अथवा चित्रों के द्वारा संप्रेषित करने की क्रियात्मक कला को हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो पत्रकारिता मतलब समझ में आ गया। अगला है संपादकीय क्या होता है। संपादकीय वह जो है अग्रलेख कहते हैं संपादकीय को, अर्थात संपादकीय मान लेते हैं जैसे कि अर्णव गोस्वामी को आप लोग जानते होंगे, हाल फिलहाल में चर्चा में थे। तो अर्णव गोस्वामी जो है क्या है, एक जो है रिपब्लिक टीवी के क्या है, संपादक हैं। रिपब्लिक टीवी की संपादक अर्थात रिपब्लिक भारत एक चैनल आता है, उसके संपादक हैं ये कौन, जो है अर्णव गोस्वामी। अब अर्णव गोस्वामी जो है अगर कोई बात जो है लिखते हैं, अगर कोई मुद्दा उनके समझ में आया, उस मुद्दे पर उन्होंने लिख दिया कि कोई बातें लिख दी, ठीक है। अब उन्होंने कोई बातें लिख दी कि हाँ ये चीज़ें आपको किसी सब न्यूज में सभी को बताना है, ब्रेकिंग न्यूज में। तो जो अग्रलेख होता है किसी संपादक के द्वारा किसी मुद्दे पर लिखा गया लेख को हम क्या कहते हैं, अग्रलेख या फिर संपादकीय कहते हैं। तो संपादकीय अर्थात संपादक के द्वारा लिखा गया लेख ही संपादकीय होता था, जिसका न्यूज चैनल है वो खुद ही लिखे, किसी बात को खुद ही बताए। समझ में आई बात? उसी को अग्रलेख या फिर संपादकीय के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं पत्रकारिता का उद्देश्य क्या होता है। पत्रकारिता का बहुत सारा उद्देश्य होता है। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ओके, ध्यान रखेंगे। तो पत्रकारिता के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। आइए थोड़े बहुत उद्देश्य आपको मैं बता दूं। तो पत्रकारिता जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जन सेवा के लिए विशेष महत्व होती है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि महान सेवा ही पत्रकारिता का क्या होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है। तो जो है मानव सेवा करना ही क्या होता है, पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य होता है। पत्रकारिता का उद्देश्य है कि संपूर्ण समाज में नव संचार, सजीवता, जागरण, नव स्फूर्ति, सक्रियता और गतिमयता के संदेश को मतलब आप तक पहुंचाया जाए, प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के भवन शिलान्यास के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था पत्रकारिता के बारे में कि पत्रकारिता एक उद्योग से कहीं ज्यादा जन सेवा है। इसका परम जो है उद्देश्य खबरों को एकत्र करना, उन्हें छापना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो पत्रकारिता का यही उद्देश्य होता है, अर्थात आप तक जो चीजें आपके अलग समाजों में, अर्थात जो अलग समाज है या फिर जो भारत में देश विदेश की घटनाएं हैं, उन सभी देश विदेश की घटनाओं तक आपको पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। यही उद्देश्य होता है पत्रकारिता का। अर्थात पत्रकारिता का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, ना होता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पत्रकारिता का उद्देश्य टीआरपी के चक्कर में लोग जो है किस प्रकार की खबरों को फैला रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो पीत पत्रकारिता होती है उसी के माध्यम से लोग बताना चाहते हैं। पीत पत्रकार मतलब सनसनी फैला, ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पे भूकंप की तबाही आ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हनुमान जी की यहाँ पे प्रतिमा निकल गई, यहाँ पे जो है ये हुआ वो हुआ, हनुमान जी स्वयं बोलने लगे। इसी प्रकार से बोलते हैं कि मोहम्मद ईसा आए थे, ये बोलने लगे, और ईसा मसीह आए थे, वो बोलने लगे। इसी प्रकार से हर एक धर्म के लोगों को प्रति मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें बताते हैं जो कि लोग देखें, लोग बने रहें, और उन्होंने मतलब ऐसे कैमरा लेकर के जाते रहेंगे दूर दूर तक, तो वो होती है पीत पत्रकारिता। तो इस प्रकार से अब क्या टीआरपी मतलब कि आप वहाँ पे देखते रहें, और वहाँ पे देखते रहेंगे जो ऐड वगैरह आएंगे उन्हीं के पैसे मिलते हैं उनको, उसी से वो पत्रकारिता करते हैं और उन्हीं से उनकी खर्चा पानी चलती है। हालांकि गलत बात नहीं, बहुत सही बात है, क्योंकि भाई अब पैसे कोई नहीं पाएगा तो कार्य क्यों करेगा। ठीक, तो वही बात होती है। तो पत्रकारिता का उद्देश्य पैसे कमाना कम होता है, इंदिरा गांधी ने कहा था, और जन सेवा करना ज्यादा होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं खंडवा से। खंडवा देखिए और आपसे भी प्रश्न पूछा जाता था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से इसमें बहुत कम प्रश्न पूछा गया। तो अगली बार 2021 में कंप्यूटर की विशेषताओं को पूछ सकता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है ऐसा पूछ सकता है। तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, और एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। ओके, और साथ ही साथ कंप्यूटर की विशेषताएं पूछे तो भी आप बता सकते हैं। कंप्यूटर जो होता है बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली एक प्रकार से मशीन होती है। कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता मतलब उच्च कोटि की होती है, अर्थात शुद्ध कार्य करता है। बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता होती है, अर्थात जो है कंप्यूटर होता है हर एक क्षेत्र में कार्य करता है, और एक प्रकार से इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर जो होता है हर एक बातों को याद रखने में सक्षम होता है। कंप्यूटर एक मशीन होते हुए भी जो है
मशीन होने के कारण से क्या है, एक संवेगहीन होता है। अर्थात जैसे कि आप मूवी देखे होंगे रोबोट, रोबोट में एक व्यक्ति होता है जो है चिक्की, या क्या नाम होता है, चिक्की, तो वो संवेगहीन होता है, लेकिन बाद में उसमें ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता है कि वो क्या हो जाता है, भावात्मक हो जाता है और प्यार करने लगता है लड़की से, तो ये सारी चीज़ फिर तबाह कर देता है सबको। खंडवा देखते हैं, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। पहला प्रश्न जो है आपका है, मतलब ये जो है 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10-10 नंबर के एक एक प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं, तो इस प्रकार से आपको 50 नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं अगला है, पत्राचार की उपयोगिता क्या होती है, हमने बता दी पत्राचार का उपयोगिता क्या होती है। पत्राचार देखिए, उसमें भी पत्राचार का उपयोगिता पूछी गई थी, आशय पूछा गया। तो पत्राचार समझते हैं कि अगर पत्राचार नहीं होगा तो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो है क्या हो रहा है हमारे देश समाचार में, या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो ये बताई गई एक पंक्ति हमने बताया ना, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अर्थात जब तोप निकालने की बारी हो, या फिर जब कोई चीज़ें आपके पास ना हो, तो क्या करो आप, केवल जैसे कि तलवार ना हो, ना कुछ कोई चीज़ें ना निकालो आप, बस केवल अखबार अर्थात लेखनी निकाल दो। तो गोली से बली क्या होती है, बोली, यानी अर्थात जो अखबार होते हैं वो होते हैं। ठीक है, आज मीडिया से सभी लोग डरते हैं। आगे देखते हैं, तो इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा किसी दिन पत्राचार वगैरह पर, तो विस्तार से चर्चा कर लेंगे क्या उपयोगिता होती है, क्या जो है अनुपयोगिता होती है। आगे देखते हैं, अथवा, अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता एग्जाम में, तो संक्षेपण और सारांश में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहते हैं कि सार अंश लिखिए, सार अंश का मतलब होता है संक्षेपण, और सारांश में अंतर क्या होता है। संक्षेपण क्या होता है, आप लोगों को हमने बताया संक्षेपण क्या होता है, किसी चीज को कम चीजों में कर करके लिखना क्या होता है, संक्षेपण होता है। जबकि जो सारांश होता है वह एक बड़ी कहानी का क्या होता है, वो भी चीजें होती हैं, लगभग समानता ही होती है, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। अब इसको हम विस्तार से एक वीडियो के अंतर्गत इसका अंतर समझ लेंगे कि सारांश और इसमें क्या अंतर होता है। आगे देखते हैं, आगे आपका पल्लवन की प्रक्रिया की सावधानियों पर प्रकाश डालिए। पल्लवन की प्रक्रिया की सावधानियों पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। अर्थात पल्लवन को लिखते समय हमको क्या क्या चीज़ें सावधानियां होनी चाहिए, अर्थात पल्लवन लिखते समय हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तब पल्लवन आपका कंप्लीट होगा। उन सभी मुद्दों को हम चर्चा करेंगे जब पल्लवन चले। तो पल्लवन, संक्षेपण, संचार, पत्राचार, ये सब एक टॉपिक है, इन सभी टॉपिकों को मैं चर्चा कर लूंगा। ओके, आगे देखते हैं, अथवा करके, अगर यह प्रश्न नहीं पता तो आप अथवा करके, अगला प्रश्न है कि प्रारूपण विधि को स्पष्ट करते हुए प्रारूप और प्रारूपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रारूप समझते हैं, जैसे कि जब आप लोगों ने भारतीय संविधान कभी पढ़ा होगा, तो भारतीय संविधान में एक होता है कि जो है प्रारूप, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बनाए थे। प्रारूप मतलब होता है एक प्रकार से मसौदा, पूरे मतलब संविधान का एक प्रकार से बनाया था कि संविधान ढांचा, ढांचा जिसको जानते हैं ढांचा, सांचा, ढांचा, वही होता है प्रारूप एक प्रकार से। ठीक है, तो वही पूछा गया, इसके संबंध में हम चर्चा कर लेंगे। आगे देखते हैं, संचार माध्यम की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उनके स्रोत एवं तत्व को रेखांकित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके जो है एग्जाम में, आप 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा जा सकता है। संचार माध्यम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनके स्रोत और तत्व को रेखांकित कीजिए। अगला प्रश्न है आपसे कि फीचर लेखन को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख महत्व को बताइए। फीचर लेखन क्या होता है, इसको हमने आपको बता दिया था कि फीचर क्या होता है और लेख क्या होता है। फीचर जो होता है वह आपको अच्छा लगता है, अर्थात फीचर में जो होता है कुछ जो है आपको हंसी मजाक वाली चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन जो लेख होता है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, उसको पढ़ने का मन नहीं करता। अर्थात फीचर को आप काव्य पंक्तियाँ बोल सकते हैं, और जो है लेख को आप जो है गद्य पंक्तियाँ बोल सकते हैं। ओके, तो फीचर पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है और लेख पढ़ने में आपको बोरियत महसूस होती है। फीचर क्या होता है इसको हम स्पष्ट करते हुए उसके महत्व को भी बताएंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है आकाशवाणी पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। आकाशवाणी पर जो है आप क्या लिखिए, सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। अर्थात जो रेडियो जो होता है, आकाशवाणी, आकाशवाणी जो होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, आपके घर में रेडियो रहा होगा, तो उस पर आता है आकाशवाणी, आकाशवाणी, इस प्रकार से बोलता नहीं था रेडियो, तो उसी उसी पर जो है आपको टिप्पणी लिखनी है। अरे मतलब आकाशवाणी से क्या क्या, सारगर्भित टिप्पणी मतलब अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ जो इसकी, पूर्ण रूप से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, बस आपको टिप्पणियाँ मुख्य रूप से इसको हेडिंग में लिखनी है। जब भी सारगर्भित टिप्पणी बात करें तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आप लिखना है। ओके, या फिर हेडिंग डाल करके आपको लिख देना है। तो आकाशवाणी पर सारगर्भित टिप्पणी हम देख लेंगे क्या होती है आकाशवाणी, आकाशवाणी किसे कहते हैं और कैसे इस पर हम टिप्पणी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, अथवा करके प्रश्न पूछा गया कि प्रसार भारती का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। प्रसार भारती एक प्रकार से जैसे कि संचार माध्यम करने का भी एक जो है साधन होता है प्रसार भारती, इसी प्रकार से आकाशवाणी भी होता है। ओके, दोनों में अंतर, मतलब दोनों में क्या, मतलब चाहिए कर दीजिए, चाहिए कर दीजिए। ओके, दोनों का मतलब लगभग जो है अंतर भी होता है दोनों में, लेकिन समान भी होते कहीं ना कहीं पे। दोनों का मतलब होता है हम तक क्या, सूचनाओं को पहुंचाना। आगे देखते हैं, छठवा है संचार भाषा के स्वरूप विकास पर एक आलेख प्रस्तुत करिए।
संचार भाषा क्या होती है, अर्थात संचार मतलब क्या समझते हैं संचार भाषा, अर्थात मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है क्या, संचार भाषा मेरी, अर्थात मौखिक भाषा के रूप में आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, ये होती है संचार भाषा। तो इसका स्वरूप कैसा था, इसका विकास कैसे हुआ, इस पर क्या करना है, एक आलेख आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। ओके, अथवा अगर यह प्रश्न आप नहीं करने में सक्षम है तो अगला प्रश्न है कि विज्ञापन लेखन को स्पष्ट करते हुए उसकी भाषा की विवेचना कीजिए। अर्थात विज्ञापन लेखन समझते हैं, जैसे कि फेयर एंड लवली में आता है, फिर जैसे कोलगेट में पहले आता था, कोलगेट पहले प्रचार होता था कि जो है कोलगेट का प्रचार जो है आपके क्या, आपके मसूड़ों में दर्द है, तो इस प्रकार से बोलते थे, हाँ हाँ मेरे मसूड़ों में दर्द है, तो कहते थे ये लो कोलगेट 10 रुपए में ब्रश के साथ फ्री एकदम से, तो ये चीज़ बोलते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, कोलगेट में ही क्या क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है, तो आप कहेंगे हाँ नमक और नींबू नहीं है, तो आप बोलेंगे अच्छा नहीं है, ये नया आ गया धमाका, नींबू नमक के साथ कोलगेट का नया टूथपेस्ट, इसके करने से आपके जो है दांतों में आए एक नई चमक चमक और नई सनसनी, चौंक गए ये। इसी बात है डिटर्जेंट पाउडर घड़ी एक नए अवतार में आ गई, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, महाशक्तिशाली घड़ी। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से विज्ञापन लेखन है ये सब, ठीक, मतलब किस प्रकार से विज्ञापन को बढ़ाएं, मतलब प्रचार को करें ताकि लोग और सामान खरीदें, ठीक है। तो विज्ञापन लेखन को स्पष्ट करते हुए उनकी भाषा की विवेचना कीजिए, ये आप पूछा गया है इसमें, तो इसको हम समझ लेंगे विज्ञापन से। जैसे कि अभी हमारे वीडियो में भी ऐड वगैरह आते होंगे, तो वह ऐड क्या है, विज्ञापन उसी को कहते हैं, ऐड या प्रचार जो होता है उसी को विज्ञापन कहते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लोग बताते हैं कि किस प्रकार से प्रचार करना है, इसके लिए भी लोग होते हैं कि बताते हैं। जैसे फेयर एंड लवली का प्रचार करने के लिए यामिनी गौतम को बुलाया जाता है कि हाँ बहुत सुंदर है, और फेयर एंड लवली सुंदरता की जो है मतलब देवी एक प्रकार से बोल सकते हैं उनको, सुंदरता की देवी, अर्थात फेयर एंड लवली लगाने में चमकने लगता है चेहरा हो रहा, वो देखते हो ना यामिनी गौतम आती है तो बताती है पूरा। इसी प्रकार से अलग अलग जो हीरोइन, कभी देखा आपने किसी भिखारी से किसी ने प्रचार करवाया है अपना, नहीं करवाया, किसी गरीब व्यक्ति से कोई प्रचार करवाया किसी ने, नहीं करवाया। अर्थात सनी देओल जी से ट्रैक्टर का प्रचार करवाते हैं, सनी देओल जी कितने दिन तक खेत में गए ट्रैक्टर जोतने के लिए, किसी किसान को बुलाते जो है ट्रैक्टर का प्रचार करने के लिए, और जो है सलमान खान से वो ऐसी बनियान का प्रचार करवाते हैं जो उसको कभी पहना नहीं होगा वो, ठीक। इसी प्रकार से जो पेप्सी का प्रचार करवाते हैं, पेप्सी हीरो वगैरह नहीं पीते हैं, लेकिन वो प्रचार उन्हीं से करवाएंगे, किसी आम आदमी को बुला करके प्रचार करवाओ लेकिन वो चलेगा नहीं फिर। तो यही होता है कि विज्ञापन किस प्रकार से बनाया जाए ताकि लोग देखें उसको। तो बड़े बड़े जो लोग जो है लोग प्रचलित व्यक्ति होते हैं उन्हीं से प्रचार करवाया जाता है, ओके, ताकि लोग पसंद करें और लोग कर सकें उसको। जैसे भैया आप उनको खेती का मतलब किसी कोई बीज का प्रचार कर रहे हैं, तो बीज का प्रचार वो करने लायक है, खेत में से गेहूं की बीज का प्रचार वो कर सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, जो किसान है वो कर सकता है। किसान जो होता है क्षेत्रीय स्तर पर रह करके उसकी चीज़ की जो है पूरा विश्लेषण करता है, तो किसान कर सकता है उसका सही तरीके से प्रचार। लेकिन नहीं, अब प्रचार का माध्यम क्या है, जो लोक प्रतिनिधि मतलब जो जो ज़्यादा ज़्यादा फेमस लोग हैं उन्हीं से प्रचार करवाया जाता है, ठीक। गोल्डी मसाला का प्रचार सलमान खान, क्या जाने सलमान खान खाना बनाए कभी, गोल्डी मसाला का प्रचार करते हैं, लेकिन एक गृहिणी से उसका प्रचार करवाते, एक स्त्री से करवाते जो कि जो है काम करती है या फिर खाना बनाती है, उससे अगर प्रचार करवाते तो उसमें पता चलता कि हाँ वह किस प्रकार से स्वाद आता है, कैसा होता है, इसी प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। आगे देखिए, हालांकि वो अगर अपना मुद्दा अगर वैसे नहीं करवाएंगे तो उनका जो है प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। चलिए उसकी भाषा की विवेचना कीजिए, किस भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, तो मैंने बताया नहीं कि आ गया घड़ी एक नए अवतार में, फलाने अवतार में, मतलब भाषा कैसी, तो भाषा हिंदी भी होती है इंग्लिश भी होती है, तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं, अब आता है खंडसा, और खंडसा में आपको नोट 2 प्रश्नों के उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने में होना चाहिए, लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। और देखेंगे 2 प्रश्न आपको जो है करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न को 15-15 नंबर आपको मिलेगा, इस प्रकार से 30 नंबर मिलेगा। यहाँ पे लिखा है पीटीओ, पीटीओ का मतलब क्या होता है बता दें आपको, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर मतलब कृपया पन्ने को पलटिए, ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की संरचना पर प्रकाश डालते हुए उसकी संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अब हिंदी भाषा की संरचना पर प्रकाश है, हिंदी भाषा की संरचना कैसी, हिंदी की बोलियों को बता देना है, हिंदी कैसे विकास हुई है, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट किस प्रकार से बनी, उसके बाद में हिंदी बनी, इसको भी आपको इसमें बता देना। साथ ही साथ संवैधानिक स्थिति कैसी रही उसकी, अर्थात 343 से 351 तक के जो खंड में वर्णित है भारतीय संविधान में हिंदी ही वर्णित है। आप बता सकते हैं कि हिंदी भारत के 8 या 9 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा या उनकी राज्य भाषा के रूप में है,
लेकिन फिर भी भारत की राष्ट्रीय भाषा बनने में सक्षम नहीं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। किसी दिन हिंदी भाषा की विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। ओके, अगला देखते हैं। कंप्यूटर का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। इन सभी कंप्यूटर क्या होता है, हिंदी भाषा की संरचना क्या है, इन सभी पर वीडियो में बनाता रहूंगा समय समय पर। तो वीडियो को अभी से आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पत्रकारिता की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पत्रकारिता क्या होती है, इसको भी परिभाषित कर, तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं बड़े आराम से। इसका महत्व क्या है आप लोग जानते हैं, यह प्रश्न आप लोगों को जल्दी कर लेंगे। उसके अंदर अनुनाद से क्या आप क्या समझते हैं। भारतीय अनुनाद की चिंतन परंपरा का उल्लेख करते हुए उसके प्रकार पर प्रकाश डालिए। यह भी प्रश्न है, अनुनाद क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे अनुनाद के बाद में क्या देखेंगे, अनुनाद के बाद अनुनाद क्या होता है। अनुनाद एवं टीका जो है टीका अनुवाद ये सब होता है। अनुनाद, अनुवाद, टीका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुनाद, अनुवाद, टीका, टीका अनुवाद ये सब सारी चीजें होती हैं। तो किसी दिन चर्चा कर लेंगे इन सभी पर। ओके, आगे देखते हैं। अगला है भारत में इंटरनेट की विकास परंपरा पर एक निबंध लिखिए। अर्थात भारत में इंटरनेट का विकास कैसे हुआ है। हमने बताया कि भारत में दूरदर्शन का विकास 1959 से हुआ, 15 सितंबर की बात थी। ठीक इसी प्रकार से आप बता सकते हैं, किसी दिन चर्चा कर लूंगा किस प्रकार से भारत में सारी चीज़ों का विकास हुआ है। आगे देखते हैं। अगला है संचार भाषा का स्वरूप, वर्तमान संचार व्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पर किताबों की भाषा नहीं लिखनी है आपको, यहाँ पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने। ध्यान रखेंगे मित्रों कि संचार भाषा का स्वरूप कैसा है, इससे आप क्या समझते हैं, मतलब आप संचार भाषा को किस प्रकार से समझ पा रहे हैं, उसको आपको अपने हाथों से अपनी लेखनी के माध्यम से लिखना है। इसी प्रकार से वर्तमान संचार व्यवस्था कैसी चल रही है, इसको आपको लिखना है। अर्थात वर्तमान संचार व्यवस्था क्या है, इसको आपको बता देना है। ओके, ध्यान रखेंगे। मतलब वर्तमान में संचार व्यवस्था, अर्थात संचार व्यवस्था समझते हैं। संचार व्यवस्था मतलब फोन क्या है चल रहा है, टीवी क्या हो रही है, किस प्रकार से आप चलचित्रों को, दूर की वस्तुओं को आप समझ पा रहे हैं, यही सारी चीज़ें क्या होती है, संचार होती हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इसको आपको बता देना विचार प्रस्तुत। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से आपसे इतने प्रश्न पूछे गए थे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है मॉडल पेपर पर, इसके कि 2021 में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और 2021 के प्रश्नों को हम लाइव क्लास में चर्चा कर लेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग फिर से एक बार गुजारिश है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।